सभी प्रिय मेरे दोस्तों को, छात्रों को और मित्रों को मैं नमस्ते कहता हूँ। हिंदी सेट नेट परीक्षा तथा एमपीएससी एग्जाम 2025 के लिए बैठे हुए सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा अध्यापक बनने के लिए जो परीक्षा ली जाती है सेट नेट, उनकी तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दो पंक्तियों से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। सफर में धूप है, चल सके तो चलो, रास्ते में भीड़ है, मुझे गिराकर संभल सकेंगे तो चलो। मेरे YouTube चैनल का नाम है हिंदी साहित्य दीप, ज्ञान की रोशनी, साहित्य के संग। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई डाउट होगा, आपको मेरे इस YouTube चैनल के साथ तथा मेरे इस क्लासेस के साथ जुड़ना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 15 जून 2025 को जो सेट परीक्षा हो चुकी है, उस परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, वह आपके सामने मैं विश्लेषण करने वाला हूं। उसके उत्तर, साथ में उसका विश्लेषण, जो उत्तर है तो क्यों है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैं सेट नेट के छात्रों को भी, मेरे मेरे पास बहुत सारे छात्र भी है, सेट नेट के छात्रों को भी मैं ज्ञान देने का कार्य करता हूं। और मेरी पढ़ाने की शैली बहुत अलग है। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। फीस भी बहुत कम मात्रा में है। फीस के बारे में पूरी जानकारी, क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी, साथ में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज दी जाएगी और पेपर क्रमांक 1 भी लिया जाएगा। इसीलिए आप मुझे इस नंबर पर फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सेट एग्जाम जो हो चुकी है, उसके बारे में ऐसे कई प्रश्न थे जो अतर्क संगत की दृष्टि से सामने आते थे, संगत वर्ग की दृष्टि से सामने आते थे, और कहानी, उपन्यास, काव्यशास्त्र, निबंध, आत्मकथा, व्याकरण, प्रेमचंद और अलग अलग प्रकार से सुमिलिन के आधार पर, सुमिलित के आधार पर, स्थापना के आधार पर, संगत के आधार पर, अनुक्रम के आधार पर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग शैलियों में देने वाले प्रश्न थे। उसी शैली में ही हमारे वीडियो के अंतर्गत जो लाइव क्लास होता है, उसके अंतर्गत इसी रूपरेखा के रूप में, सेट की परीक्षा की रूपरेखा के रूप में ही आपको पढ़ाया जाएगा। हर इतवार के दिन एक संवादात्मक दृष्टि से ऑनलाइन क्लास जूम मीटिंग के द्वारा ली जाएगी। आपको लगा कि यार मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे सभी रिकॉर्डेड क्लासेस है जो YouTube पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने फीस पे की है, उन्हीं के लिए वह क्लासेस होंगे। आप ध्यान से सुन सकते हैं। मैं सेट नेट के परीक्षा की दृष्टि से जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। कई छात्रों के रिजल्ट आए हैं। जब आपको इसकी प्रचिति होगी तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अब मैं इस 15 जून को जो सेट एग्जाम हो चुकी है, उसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। सेट क्रमांक डी, विषय हिंदी, द्वितीय प्रश्न पत्र का सटीक विवेचन। टाइम लिमिट जो थी 120 प्रश्न, 120 मिनट, और अंक जो थे 200 अंक, यानी कि इसमें 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्नों में हर एक प्रश्न जो है 2 अंक के लिए था। प्यारे बच्चों, प्रश्न पढ़ते समय 120 अंक में 100 प्रश्न को छोड़ना एक कला है। इसीलिए इसे किस प्रकार से छोड़ा जाएगा, इसका उत्तर कैसे देखा जाएगा, जाना जाएगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न होगा, ऐतिहासिक उपन्यासों का संगत वर्ग, यानी कि एक साथ जुड़ने वाले
वर्ग में आने वाले कौन से उपन्यास हैं? गोदान कंकाल, जहाल का पंछी और पुनर्वा, शेखर एक जीवनी, सेवा सदन, मैला आंचल और शेखर एक जीवनी, सेवा सदन, मैला आंचल, काठ गुलाब। उत्तर होगा सी ऑप्शन, वंश रक्षम, पुनवा पुनर्वा, मृगानी, बाल भट्ट की आत्मकथा। प्यारे बच्चों, इसकी आंसर की भी आ चुकी है और आंसर की में तो आपको उत्तर मिल ही जाएंगे, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। तो मैं स्पष्टीकरण इस प्रकार से करूंगा। ऐतिहासिक उपन्यास वे होते हैं जिनमें किसी विशेष ऐतिहासिक कालखंड, सामाजिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यक्तियों का या घटनाओं का सृजनात्मक पुनरावृत्ति की गई हो या किया गया हो। जैसे वहीं रक्षक यह नागार्जुन का उपन्यास है। यह उपन्यास 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ऐतिहासिक परिवेश को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। दूसरा है पुनर्वाह, आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया उपन्यास है। मृग यानी यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। यह उपन्यास गोंडवाना की रानी मृगावती पर आधारित उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। बाल भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 7वीं शताब्दी में लिखा गया यह उपन्यास संस्कृत की कवि बाल भट्ट के जीवन पर समकालीन इतिहास को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। इसलिए ऑप्शन होगा सी, विकल्प सही होगा। मनोविज्ञान यानी कि मन को पढ़ने वाले, मन को प्रोत्साहित करने वाले उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है? परख, सुनीता, जहाज का पंछी, नदी के दीप। कंकाल, परख, जहाज का पंछी, नदी के दीप। प्यारे बच्चों, उत्तर होगा ए ऑप्शन सही। स्पष्टीकरण, मनोविज्ञान उपन्यासों में पात्रों के भीतरी मानसिक द्वंद्व, भावनात्मक उलझन, अंततः संघर्ष, मन की गहराइयों का विश्लेषण होता है। परख, जयशंकर प्रसाद, पात्रों में आत्मसंघर्ष, संदेह की मानसिक स्थिति का गहन चित्रण हुआ है। सुनीता, जैनेन्द्र कुमार का, नारी मनोविज्ञान, प्रेम और सामाजिक बंधनों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व। जहाल का पंछी, नागार्जुन, आत्मबोध, सामाजिक स्थापन और आंतरिक बेचैनी का सूक्ष्म चित्र इसमें किया गया है। नदी के दीप, अज्ञेय का आत्मचिंतन, अस्तित्व की खोज, आत्मविकास, अत्यंत गहन मनोविज्ञान को लेकर उपन्यास रहे हैं। इसलिए ऑप्शन ए विकल्प सही है, जो मनोविज्ञान को लेकर दर्शाते हैं। सिक्का बदल गया, कहानी में आए पात्रों का संगत वर्ग। देखिएगा, ऐसे सेट के एग्जाम में 10 इकाइयों में अलग अलग इकाइयों का वर्णन जो है अलग अलग पद्धति से किया गया है। सेट को लेकर मेरा पाठ्यक्रम को लेकर एक मेरा वीडियो भी है। उस कहानी में जो पात्र आए हैं उसकी विशेषताएं जो है, जैसे सिक्का बदल गया, इस कहानी में आए पात्रों का संगत वर्ग कौन सा है? याद रखिएगा, अब कहानी तो हम सिक्का बदल गया नहीं पढ़ सकते, तो मैं इन सभी कहानियों का संक्षिप्त रूप से वर्णन मेरे वीडियो के अंतर्गत जरूर करूंगा, पात्रों की दृष्टि से, उसकी विशेषताओं की दृष्टि से। बेनू पटवारी, मुल्ला इस्माइल और दाऊद खान हैसाना आदि ये पात्र जो है इस कहानी में प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं और वो संगत रूप से दिखाई देते हैं। स्पष्टीकरण, कृष्णचंद्र की यह कहानी भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें पारंपरिक हिंदू मुस्लिम संबंध और विभाजन के कारण आई विडंबनाओं को दर्शाया है। बेनू पटवारी मुख्य पात्र है, जो पटवारी होते हुए भी मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देता है। मुल्ला इस्लाम धार्मिक विद्वान जो सामाजिक तनाव में शामिल होते हैं। दाऊद खान स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, कथानक में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और हसैना स्त्री पात्र जो विभाजन की त्रासदी की प्रतीक बनी हुई है। ये 4 पात्र कहानी में प्रभावी रूप से उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। अमरस
अमृतसर आ गया कहानी में आए स्टेशनों के नामों का संगत वर्ग कौन सा है? एक जैसा वर्ग कौन सा है? देखिएगा, अमृतसर आ गया, ये किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की कहानी है। प्यारे बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, इसके बारे में हम निश्चित नहीं बता सकते। इसलिए मूलतः इसका जो उत्तर होगा, 4 नंबर का उत्तर जो होगा डी होगा। जेहलम, वजीराबाद, है ना, हर्ष हरवंशपुरा और अमृतसर, ये पाकिस्तान के अंतर्गत स्थितियों को दर्शाने का कार्य किया जाता है। भीष्म साहनी की यह कहानी विभाजन की त्रासदी को विस्थापन की पीड़ा पर आधारित है। यह एक ट्रेन यात्रा की कथा है जो पाकिस्तान से होकर भारत आने वाले शरणार्थियों को अनुभवों को दर्शाती है। देखिएगा, जेहलम पाकिस्तान का एक स्टेशन, यात्रा का प्रारंभिक बिंदु, वजीराबाद मार्ग में आने वाला स्टेशन, हरवंशपुर अमृतसर के पास स्थित एक रेलवे स्टेशन आदि। उत्तर होगा अमृतसर अंतिम स्टेशन और आशा का प्रतीक आदि। विकल्प जो है डी सही है। 5वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से सात्विक भावों का संगत वर्ग कौन सा है? सात्विक भाव कौन से हैं? सात्विक है। देखिएगा, याद रखिएगा, सात्विक भाव का वर्ग जो होगा वह उत्तर होगा इसका ए, श्वेत, वेप्थु, अश्रु और वैवण्य आदि। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा, सात्विक भाव ये वे भाव है जो अंतःकरण की गहराई से स्वतः उत्पन्न होते हैं और शरीर पर उसका स्वाभाविक प्रभाव दिखाई देता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 सात्विक भाव है। एक स्तब्धता, श्वेत, पसीना आना, रोमांच, स्वरभंग, गले का भर आना, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग बदलना, आंसू आना, वेपथु, कंपन होना और प्रमोह, मुरझा, भ्रम होना, मुरझाने की स्मृतियों में गुम जाना। इसलिए इसका विकल्प जो है क्रमांक 1 सही है। आगे देखिएगा, 6वां प्रश्न, भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित शरीर अभिनय का संगत वर्ग क्या है? याद रखिएगा, शरीर के अभिनय जो होते हैं उसका संगत वर्ग क्या है? वाक्य, चुस्सा, सुच्चा, अंकुर शाखा। स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा, भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए गए हैं। अंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अंगिक अभिनय शरीर अभिनय के अंतर्गत शरीर की भंगिमाओं को व्यक्त किया जाने वाला भाव शामिल है। भरत ने अंगिक अभिनय के अवयवों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है: वाक्य, मुखवाणी की गति, सूचा, अंगों द्वारा सूचक संकेत, अंकुर, सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति और शाखा, विस्तारित भंगिमाएं एवं अंग संचलन आदि। प्यारे बच्चों, काव्यशास्त्र और भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र को हम हमारे वीडियो में बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, 7वां प्रश्न, निबंधकार और निबंधों का संगत वर्ग क्या है? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन क्रमांक 1 होगा इसका, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा। स्पष्टीकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व में भारतीय संस्कृति और साहित्य पर गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि उनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जो आलोचनात्मक विवेचन का परिचय देती है। विद्यानिवास मिश्र भाषा, संस्कृति, संबंध, सौंदर्य बोध पर आधारित ललित निबंध तुम चंदन हम पानी है। नामवर सिंह आलोचना के नूतन प्रतिमाओं पर आधारित संग्रह संस्कृति और सौंदर्य को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। कुबेरनाथ राय के निबंध कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों का संगत वर्ग क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, निषाद बांसुरी, भारतीय के साथ चिन्मय भारत और गंध मादन आदि। स्पष्टीकरण उसका इस प्रकार से होगा, कुबेरनाथ राव हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं।
उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन, भारतीय मिथकों और आध्यात्मिक चेतना का समेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको यूं ही जाकर एग्जाम देने के बाद परीक्षा पास नहीं होगी। आपको एड़ी चोटी एट करना पड़ेगा। आपको आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। तभी तो आप सेट नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके मन में भाव जो होंगे, आपके मन में ये जो निर्माण होने वाले छोटे-छोटे भाव जो होंगे, आपको लगेगा कि यार मैं सर को फ़ोन करूँ, तो आप मेरे नंबर पर तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। उनकी रचनाएँ निषाद बांसुरी जो है इस प्रकार से लोक संगीत, संस्कृति और मानवीय संवेदना पर आधारित है। भारतीय किसान जनजाति समाज की संस्कृति चित्रण पर केंद्रित है। चिन्मय भारत भारतीय आत्मा के वैचारिक पक्ष पर जो है चर्चित है और गंधमादन संस्कृति पौराणिक और पर्यावरण दृष्टि से समृद्ध निबंध संग्रह माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्रमांक एक यह सही उत्तर है। निम्नलिखित में से मुर्धिया में संकलित अध्यार्थी का संगत जो है वर्ग कौन सा है? देखिए को मुर्धिया को आप पढ़ोगे, तुलसीराम का मुर्धिया को पढ़ोगे तो उसके जो पाठ बनाए गए हैं लेखक ने, मूलतः दलित आत्मकथा है यह मूलतः और तुलसीराम के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। भूत ही परिवार पहला उसका विश्लेषण किया गया है, पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है। मुर्धिया मुर्धिया में उसका स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्धिया में गिद्ध तथा लोक जीवन। प्यारे बच्चों, मुर्धिया आप जरूर पढ़िएगा। मैंने दलित आत्मकथाएं बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन मुर्धिया आत्मकथा जो है ना, शरीर को रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कथा है। आप वास्तविक रूप से मनुष्य इस प्रकार से जी सकता है, गिद्ध के साथ अपना जीवन किस दृष्टि से जी सकता है, इसके बारे में मूलतः लेखक ने इस आत्मकथा में बताया है। अकाल में अंधविश्वास ऐसे ऑप्शन क्रमांक बी जो है, सी है और डी है। वास्तविक रूप से मूर्धया कृत आत्मकथात्मक कृति है, जो दलित चेतना और ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को उद्घाटित करती है। लेखक ने अपने बाल्यावस्था के अनुभव, पारिवारिक अंधविश्वास, जातिगत भेद और समाज की लोक संस्कृति को दर्शाया है। भूती परिवार, लेखक ने अपने परिवार को अंधविश्वास में व्यक्त किया है। जैसे मैं कहूँ तो तुलसीराम को स्कूल में दाखिला देने के लिए किसी है ना किसी अंधविश्वास को ध्यान में रखते हुए किसी ब्राह्मण के पास, किसी पुजारी के पास जाना पड़ता है और दिन तय करना पड़ता है। प्यारे बच्चों बहुत सुंदर और उनको पास करने के लिए है ना पासकारी देना पड़ता है, यानी कि पैसे देने पड़ते थे। इसका भी उल्लेख बहुत सटीकता से लेखक ने इस मुर्दया में किया है। मुर्दया का स्कूली जीवन में लेखक की प्राथमिक शिक्षा और जातिगत अवरोध का वर्णन, अकाल में अंधविश्वास अध्याय में ग्रामीण जीवन में फैली भ्रम और धार्मिक आस्थाओं में अंधरूप का चित्रण, गिद्ध और लोक जीवन में मृत्यु जाति संस्कार की सच्चाइयों को उद्घाटित करती यह आत्मकथा है। निम्नलिखित में से एक लेखक की डायरी में संकलित निबंधों का संग्रह कौन सा है? देखिए, एक लेखक की डायरी को निबंध संग्रह को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके अंतर्गत तो संकलित निबंध जो दिए गए हैं इस प्रकार से होंगे। इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। क्या उत्तर होगा? बी ऑप्शन होगा। एक लेखक की डायरी रघुवीर सहाय का यह काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने समकालीन सामाजिक, साहित्यिक और वैचारिक घटनाओं पर अपने अनुभव विचार प्रस्तुत किए हैं। तीसरा क्षण एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हरीश पर कुछ नोट्स, ये सभी लेखक की निजी अनुभवों, राजनीति आलोचकों और कविता पर विचारों पर दर्शाता है। इन निबंधों में रघुवीर सहाय का चिंतन, प्रयोगशीलता और समाज के यथार्थ को दर्शाने तथा गहराई से झलकने का कार्य इसमें किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित अप्रमाणिक वाचक स्त्रीलिंग संज्ञाओं को सही अनुक्रम दीजिए। प्यारे बच्चों, ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। व्याकरण, लिंग है ना, संज्ञा है ना, संज्ञा और लिंग दोनों का तो जरूर संबंध होगा। व्याकरण को लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं। दरिया, दाता है ना, दरिया, दाता, रजनी, मूर्खता। उत्तर होगा इसका सही सजावट। सजावट यह किसमें आएगा? संज्ञा में आएगा। कौन सी संज्ञा में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। आजीविका है ना,
कीमत, अदालत, ये सभी संज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए और स्त्रीलिंग लिंग को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर जो है अप्रमाणिक संज्ञा वह होती है जो किसी वस्तु, गुण, अवस्था, भाव या क्रिया को व्यक्त करती हुई परंतु जीवित नहीं होती है। इसलिए अप्रमाणिक संज्ञा की दृष्टि से उनका उल्लेख वहां पर किया गया है। देखो कैसे सजावट भाववाचक संज्ञा, आजीविका अस्वास्थ्यवाचक संज्ञा, कीमत गुणवाचक गुण को लेकर लिखा जाएगा, भाववाचक अदालत संस्था या भाववाचक शेष सभी विकल्पों में दरिया, दाता, मित्र, पड़ाव जैसे शब्द जो पुल्लिंग या प्राणीवाचक के रूप में आते हैं। आगे लिपि के विकास का सही क्रम क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 याद रखिए ये लिपि को लेकर प्रश्न लिखा गया है। देवनागरी लिपि तो हमारी है ही, लेकिन उसको छोड़कर बाकी लिपियों का कैसे विकास होता गया है इसको लेकर इसका उत्तर सही होगा एक ऑप्शन क्रमांक 1 चित्रलिपि, सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि लिपि। लास्ट में ध्वनि यानी कि निर्माण शब्दों का निर्माण ध्वनि लिपि से ही होगा, याद रखिएगा। लिपि का विकास एक ऐतिहासिक तथा भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लिपि चित्रलिपि आदमी मानव द्वारा चित्रों को माध्यम से अभिव्यक्त करना, जैसे गुफा के चित्र। सूत्रलिपि चित्रों के आगे बढ़ते हुई प्रतीकों का संकेतों का द्वारा स्थिर संचार करना। भावमूलक लिपि जहां प्रतीकों से कोई एक विचार, वस्तु या क्रिया का बोध हो, ऐसे। ध्वनि लिपि वर्णमाला आधारित लिपि, इसलिए ध्वनि लिपि हमारे लिए बहुत जरूरी मानी जाती है, जिसमें वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखते हुए जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह अक्षर होते हैं, जैसे ब्राह्मी और देवनागरी लिपि। इसलिए ऑप्शन क्रमांक जो होगा इसका कौन सा होगा? ए सही होगा। 13वां प्रश्न कालक्रम के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम लगाइए। अब प्रेमचंद तो हमने कुछ उपन्यास को पढ़ा है, उसमें से ये आसान प्रश्न हो सकता है। मूलतः इसका उत्तर होगा कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान सन 1916 में प्रकाशित है। कर्मभूमि, गबन इसका उल्लेख यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्टीकरण होगा। कायाकल्प सन 1926 में सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण से विशिष्ट को सामने लाता है। गबन सन 1931 मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं, ईमानदारी और सामाजिक द्वंद्व को सामने लाता है। कर्मभूमि सन 1932 गांधीवादी विचारधारा, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की पृष्ठभूमि और गोदान किसान जीवन की त्रासदी और यथार्थवादी चित्रण को लेकर सामने आता है। सन 1936 और प्रेमचंद का आधा अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र, वह प्रेमचंद के गुजर जाने के बाद वह प्रकाशित हुआ। 14 नंबर प्रकाशन वर्ष के अनुसार राहुल संस्कृत्यायन की रचनाओं को सही क्रम से लगाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 1 जो आंसर की के अंतर्गत दिया गया है। सप्तमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह, सेनापति, मधुर स्वप्न, सती, सप्तमी के बच्चे आदि। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा। राहुल संस्कृत्यायन ने उपन्यासों का प्रकाशन सिंह शतपति सन 1930 ऐतिहासिक उपन्यास है। जीने के लिए सन 1943 प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित उपन्यास है। मधुर स्वप्न सन 1950 कल्पनाशील और यूटोनियन दृष्टिकोण से प्रेरित यह उपन्यास है। सप्तमी के बच्चे सन 1952 समाजवादी दृष्टिकोण से बाल और युवा जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। आगे देखिएगा, टी.एस. इलियट की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। इसका सही उत्तर जो होगा वह डी होगा। द सेक्रेटरीहुड एक एलिजाबेथियन एसेज, पोएट्री एंड ड्रामा ऑन पोएट्री एंड पोएस्टर। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया है। टी.एस. इलियट जो है आधुनिकवादी अंग्रेजी कवि और आलोचक के अग्रणी लेखक है। उनकी आलोचनात्मक रचनाएं साहित्यिक आलोचना की दिशा में अग्रसर रही है, दृष्टि से बदलने वाली मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाओं तथा प्रकाशन इस प्रकार से है। सन 1920 में एक कृति सामने आई है, 1934 में आई है, 1951 में आई है, 1957 में भी आई है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आइए रिच की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? उसका उत्तर होगा प्रकाशन के अनुसार जो है
पहला ऑप्शन जो है वह सही होगा। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचरी क्रिटिसिज्म साइंस एंड पोएट्री प्रोटिकल क्रिटिसिज्म द फिलोसॉफी ऑफ लिटरेरी। सही उत्तर इस प्रकार से होगा। आई ए रिसर्च आधुनिक साहित्यिक रचनाओं के जनक माने जाते हैं। उनकी रचनाएं आलोचना और वैज्ञानिक अध्ययन की तरह प्रस्तुत करने वाली शुरुआत करती है, मनोविज्ञान और सौंदर्य को भी सामने लाती है, जो सन 1924 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद ये अलग-अलग विद्वानों का विश्लेषण इस प्रकार से दिया है। इस प्रकार इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा भाषा संप्रेषण और शैली पर आधारित कुछ है। विद्यार्थियों अज्ञान कविताएं देकर उससे अर्थ निकालने को कहा, यही से उनकी नींव जो है सामने आई, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। जन्मकाल के अनुसार आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? मूलतः ये जो प्रश्न दिया गया है जन्म को लेकर है, तो इसलिए हमें हर एक विद्वान का जन्म स्थान याद रखना जरूरी माना जाएगा। इसका ऑप्शन होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1864, श्याम सुंदर दास 1875, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, नंद दुलारे वाजपेयी 1906। देखो, द्विवेदी जी हिंदी गद्य के आधुनिक और आलोचक के प्रारंभिक उनायक थे। उनायक थे। श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोश और साहित्य इतिहास के योगदान में दिया। रामचंद्र शुक्ल आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति से प्रेरणता के रूप में वो सामने आते रहे। नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक आलोचना प्रभाववाद से यथार्थवाद की ओर, इसलिए ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। मार्क्सवादी विचारधाराओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है, क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक बी, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, वी आई लेनिन, माओ त्से तुंग आदि। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया है। 1818 में ऐतिहासिक भौतिक रूप से इसका प्रयोग, ऐतिहासिक भौतिक रूप से वर्ग संघर्ष संकल्पनाओं को लेकर इसका विश्लेषण इस प्रकार से है। उसके बाद फ्रीयर एंगेल्स जो है मार्क्सवाद से 1820 में मार्क्स से संयोग से उसका लेखन हुआ है। आगे देखिएगा, वी आई लेनिन रूसी 1870 रूसी क्रांति मार्क्सवाद का व्यवहारिक प्रयोग इसमें हुआ है। और आखिरी जो है माओ से तुंग चीनी सन 1893 चीन में मार्क्सवाद का स्थानीय अनुकूलन हुआ है, इसलिए मार्क्स, एंगेल और लेनिन और माओ, ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 19, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की काव्य रचना की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए। क्या होगा? आप थोड़ा सोचकर मुझे आप किसमें बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली। ऑप्शन क्रमांक ए। इसका विश्लेषण स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा। कृति प्रकाशन अर्चना सन 1923, आराधना 1932, गीत कुंज 1947, है ना, और संध्याकालीन सन 1941। अर्चना छावात सौंदर्य और भावना की अभिव्यक्ति है। आराधना में जीवन दर्शन की प्रतीकात्मक प्रबलता है। गीत कुंज में गीतात्मक और भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। संध्या कांकली छायावात का परिष्कृत और गंभीर रूप है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए। 20 उत्तर होगा एक, ऑप्शन क्रमांक 1, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, अरि करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार। इसका विश्लेषण इस प्रकार से होगा। कृति प्रकाशन भग्नदूत सन 1942, हरी घास पर क्षण भर 1961, अरि ओ करुणा प्रभामय 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967। यानी कि भग्नदूत आगे की युद्धबंदी काल की काव्य कृति है। हरी घास मुक्त छंद सहज कविता,
अरे ओ अरुणा, करुणा और मानवीय पीड़ा की कविता, कितने नावों, मानव संघर्ष और अस्तित्व की गंभीर व्याख्या। इन कृतियों में, इन कविताओं में इस प्रकार की प्रमुख थीम के द्वारा इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया जाएगा। अंततः उत्तर होगा ए सही। 21 शेखर जीवनी के दूसरे खंड में शीर्षक का सही अनुक्रम लगाइए। शेखर जीवनी के उत्तर होगा ए पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शीश और शिखर, धागे और रस्सियां, गुंजन आदि। इसका विश्लेषण इस प्रकार से होगा। स्पष्टीकरण, शेखर जीवनी अज्ञेय का आत्मकथात्मक उपन्यास है जो 2 खंडों में विभाजित है। दूसरे खंड में लेखक ने उपशीर्षकों के माध्यम से शेखर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। उपशीर्षकों का सही क्रम लेखक की आत्मीय संघर्ष यात्रा को दर्शाता है। पुरुष की परिस्थिति, शेखर जीवनी में पुरुष बनने के लिए परिस्थितियों से संघर्ष का आरंभ। बंधन और जिज्ञासा, जीवन के बंधनों और प्रश्नों को लेकर जिज्ञासा। शीश और शेखर, शीश के साथ संबंधों की भावनात्मक प्रस्तुति। धागे, रस्सियां, गुंजर, जीवन की जटिलता और उलझने का रूपक। प्रश्न क्रमांक 22, कालक्रमानुसार यशपाल के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाइए। क्या होगा? आप उत्तर मुझे बता सकते हैं। यशपाल के उत्तर होगा सही डी ऑप्शन, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड और झूठा सच। स्पष्टीकरण, हालांकि यह उत्तर विवादास्पद प्रतीत हो रहा है, परंतु यह जब हम उपन्यासों के प्रकाशन और रचनाओं के वर्ष पर ध्यान दें तो यह सही उत्तर होगा। देशद्रोही सन 1939, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड सन 1946, झूठा सच 1958-60 के बीच माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित देशद्रोही यशपाल का प्रारंभिक उपन्यास है। पार्टी कामरेड वामपंथी विचारों पर आधारित है और झूठा सच काल विभाजन पर आधारित महान उपन्यास माना जाता है। इसलिए डी ऑप्शन, देशद्रोही, दिव्या, कामरेड, पार्टी कामरेड और झूठा सच होना अपेक्षित माना जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरी कलम कहानी में घटनाओं का सही क्रम अनुक्रम कैसे, कौन सा हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। चोरी बाजारी का माल लादना, बांस न लादने की कसम, पीठ की गुदगुदी और तेंचिया के पास विश्राम आदि। इसका विश्लेषण इस प्रकार से होगा। यह फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हीरामन बैलगाड़ी चालक चलाता है और 3 बार कस्में खाता है, इसलिए नाम तीसरी कसम। घटना, चोरी बाजारी का माल लादना, पहली कसम खाई, फिर से चोरी बाजारी का सामान नहीं लादेगा। बांस लादना, दूसरी कसम खाई और पीठ की हीराबाई के साथ यात्रा करते समय भावनात्मक प्रसंग। और तेंगछिया के पास विश्राम, यात्रा के अंतिम चरण में विश्राम आदि। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। चंद्रदेव से मेरी बातें, कानों में कंगन उसने कहा था और ईदगाह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलूरी की कहानी है। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन चंद्रदेव से मेरी बातें। सुभद्रा कुमारी चौहान लगभग सन 1910 के दशक में यह सामने आई। कानों में कंगना, जयशंकर प्रसाद सन 1914-15 के आसपास। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलूरी सन 1915, ईदगाह सन 1930 में प्रकाशित है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। 25वां प्रश्न, कालक्रमानुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम या अनुक्रम बताइए। उत्तर सही होगा 25वें प्रश्न का। क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तब तक मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक क्रम इस प्रकार से होंगे प्रकाशन के आधार पर देखा जाए। राजश्री सन 1915 में ऐतिहासिक नाटक है। विशाखा सन 1916 में सौंदर्य और वैचारिक द्वंद्व को लेकर लिखा गया वो नाटक है। अजातशत्रु सन 1920 में राजनीति और मोक्ष द्वंद्व को लेकर लिखा गया है। स्कंदगुप्त
स्कंदगुप्त जो है सन 1928 में राष्ट्रीय चेतना को लेकर लिखा गया उपन्यास है। प्यारे बच्चों, अंततः सही ऑप्शन जो है सी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 25 प्रश्नों का विश्लेषण स्पष्टीकरण दिया है। आगे इसका अर्थ कि मुझे 100 प्रश्नों के लिए कितने वीडियो बनाना पड़ेगा? 4 वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं ये 4 ही वीडियो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मुझे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को सुनकर विश्लेषणात्मक दृष्टि से किस प्रकार से वर्णन विश्लेषण किया गया है, क्या वह आपको अच्छा लगा हो? ज़रूर लगा हो। क्यों न इसमें से आप 100 में से 100% नहीं, मिनिमम 75% तो आप जो है इसके प्रश्नों का विश्लेषण या प्रश्नों का उत्तर आप याद रखे होंगे, आपने ग्रहण किया होगा, मुझे आशा है। तो आप फ़ोन निकाल कर आप इस नंबर को डायल करके 9028903557 तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई मन में कोई डाउट हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपने मुझे सुना, आपने मुझे ध्यान से प्रश्नों का विश्लेषण की दृष्टि से देखा और इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं रुक जाता हूँ। दूसरा वीडियो भाग क्रमांक 2 तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हिंदी साहित्य दीप, ज्ञान की रोशनी, साहित्य के संग। बहुत-बहुत धन्यवाद।